हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी 14 और 15 को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। मतलब अब तक हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स देखे वो लीनियर थे, मतलब एक लाइन के अंदर कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप दिए हुए ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसके बाद में उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हमें सर्कल में बिठाना है। तो अब जो अरेंजमेंट्स रहेंगे, पहले लीनियर अरेंजमेंट था, एक लाइन में कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाए सकते थे। अब जो अरेंजमेंट्स रहेंगे वो सर्कल में रहेंगे, मतलब मान लीजिए कुछ 5 लड़के और 3 लड़कियां दी है, अब उनको आपको बिठाना है, लेकिन सर्कुलर बिठाना है, तो आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है, तो अब इनके साथ में डील करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एक बार ये खत्म हो जाते तो फिर हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके अंदर की सारी चीजें देखेंगे और फिर उसके बाद में मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.5 पर। तो एक्सरसाइज 3.5 सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके बाद में फिर हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने परम्यूटेशन के अंदर आप लोगों को पढ़ाए हैं, जितने वेरिएशंस पढ़ाए हैं, उतने ही वेरिएशंस को लेकर आप जेई के मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सेंगेज में से आप मेंस के क्वेश्चन सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, या फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन वाले भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी नहीं बना पाए तो भी आप उसका जो दिया हुआ सॉल्यूशन है उसको देख के आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर किया गया है, क्योंकि अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। तो इनिशियल स्टेज में ये जरूरी होता है कि आपको सारी कॉन्सेप्ट्स पता चले, ठीक है ना। तो वो अभी आपके कवर हो चुके हैं। कुछ सैंपल एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं जो भी एक्सरसाइज के अंदर दिए थे। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास मॉड्यूल तो है ही सॉल्व करने के लिए, तो सर मॉड्यूल का सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसको आप सॉल्व करें पूरा, लेवल 1 लेवल 2, और फिर अगर टाइम बचता है तो बिल्कुल सेंगेज का कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज सॉल्व करना है और सिंगल करेक्ट वाला सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो अभी देखेंगे 14 क्वेश्चन में क्या पूछा है। 14 क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स इन द वर्ड इंडियन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द टू एंड्स टुगेदर। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको एक वर्ड दिया है इंडियन, ठीक है। आप इंडियन जो वर्ड दिया है, तो इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को यूज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हो, ये पहला क्वेश्चन है। क्या पूछा है, हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स, कितने अलग अलग आप वर्ड्स बना सकते हो बाय यूजिंग लेटर्स इन दिस वर्ड। इंडियन वर्ड के अंदर जितने लेटर्स दिए उन लेटर्स का यूज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन जाता है बेटा, इसके अंदर रिपीटिशन किसका हो रहा है, इसके अंदर आई का रिपीटिशन हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है, और टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। तो अगर टोटल 6 लेटर्स दिए हैं और आई 2 बार आ रहा है, तो कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था, तो कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनेंगे, सो टोटल लेटर्स है 6, सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई, ये एक ही लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा तो और किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने डिस्टिंक्ट हमारे पास अरेंजमेंट्स है इस वर्ड के लेटर्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम हैव टू एंड्स टुगेदर। अब ये जितने आपको अरेंजमेंट्स मिले हैं, इन लेटर्स का यूज करके आप कितने डिस्टिंक्ट वर्ड बना सकते हो, इतने डिस्टिंक्ट। तो इनमें से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसके अंदर एन साथ में होगा। अब एन को साथ में लेना है भाई, अच्छा यहाँ पर एन भी सेम है, ठीक है, मैं ये देखना ही भूल गया। यहाँ पर 2 आईज है और 2 एन्स है, तो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, और एक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, जो भी बनेंगे कैलकुलेशन आप कर लेना। आगे का क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव टू एंड्स टुगेदर। अब हमें ये जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन रहे हैं, इनके अंदर ऐसे कितने वर्ड्स हैं कि जिनमें 2 एन साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 एन को साथ में रखना है, तो 2 एन को एक ही यूनिट मान के चलेंगे, 2 एन को एक ही यूनिट मान के चलेंगे, तो 2 की गठरी बनाएंगे, 2 यूनिट्स को एक ही मानेंगे, तो बचे कितने लेटर्स, 1 2 3 4, ये 3 4 लेटर्स बचे हैं, और इन दोनों को एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं हम लोग। तो ये 1 2 3 4 और ये दोनों का एक मतलब 5, इसी को हम कैसे लिखते थे, टोटल लेटर्स कितने 6, 6 में से ये 2 माइनस किए और 1 ऐड किया,
या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2n को साथ में रखना है तो 2n को एक ही यूनिट मान के चलेंगे, एक ही लेटर मान के चलेंगे, क्योंकि बेटा है क्या आपके पास 6 रिक्त स्थाने हैं, आपके पास 6 एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है। अब इन 6 एम्प्टी जगहों पर आपको 6 लेटर्स को रखना है, लेकिन उनका कहना है कि आप ऐसे वर्ड्स ढूंढ के निकालिए कि जिनके अंदर n साथ में हो, मतलब अगर n साथ में रखना है तो 2 जगह तो आपकी पहले से रिजर्व हो गई है, तो क्यों ना वो 2 को एक ही बनाया जाए, क्योंकि जब भी आप डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएंगे तो ये 2 एक साथ मूव होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं INNDIA ये वाला अरेंजमेंट लिखता हूँ तो इसमें n साथ में आ गया। अब मुझे जब दूसरा अरेंजमेंट लिखना है तो मैं ID को साथ में लिखता हूँ, फिर दोनों को एक साथ मुझे मूव करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर ये लिखा तो ये एक अरेंजमेंट बन गया, ये दूसरा अरेंजमेंट बन गया। इस तरीके से दोनों n साथ में अरेंज होते रहेंगे बाकी लेटर्स के बीच में, इसलिए फिर इनको 2 बोलने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये बन गए ओनली 1 बन गया, ये 2 को आप एक यूनिट मान रहे हो, तो 1 2 ये एक यूनिट है, तो 3 4 5 टोटल कितने बने 5। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से भी आप वैसे ही कर सकते हो, कितने लोगों को इकट्ठा रखना है उनको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल लेटर्स में से। जैसे 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, दोनों को साथ में रखना है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर 1 ऐड कर देने का। और मान लीजिए 3 लोगों को इकट्ठा रखने का रहता था तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते और 1 को ऐड तो 1 ही करना है हर बार, बस जितने लोगों को इकट्ठा रख रहे हैं उतनों को सेपरेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उससे भी यही बनेगा 6 - 2 + 1, तो इससे भी आपको मिलेगा 5 ही मिलेगा, और इस हिसाब से भी आपको 5 ही मिलेगा। तो टोटल आपके पास 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स है जिनको आपको उनसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। सो 5 लेटर्स है तो 5 अरेंजमेंट बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि यार सेम है तो इनका बीच का अरेंजमेंट जो भी बने उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इन 5 लेटर्स में भी i आपका 2 बार आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो जो 14 वाला क्वेश्चन था इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है, मतलब है कि इतने आप डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को लेके। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है उससे आपको ये पता चलता है कि ये जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनके अंदर n को एक साथ लेकर कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से था 14 क्वेश्चन का आंसर। तो समझ रहे हो ना बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पर n दोनों सेम है इसलिए इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं हुआ, अगर n की जगह ये दोनों सेम नहीं होते तो इनका भी आपस में चेंज हो जाता 2 फैक्टोरियल वे से, ऐसे हम लोगों ने एग्जांपल देखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो 15 के अंदर क्या दिया है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड प्लाटून इफ। चलिए अब दोनों यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे हैं और ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ऊपर के इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो एक वर्ड है प्लाटून, ठीक है, PLATOON, प्लाटून is one word and we are going to use letters from this word, और देखने वाले कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड प्लाटून इफ फर्स्ट द 2 O's आर नेवर टुगेदर। देखो ये नेवर टुगेदर वाला जब भी सीन आता है ना तब हम लोग क्या करते हैं, टुगेदर के लिए सॉल्व करते हैं और फिर टोटल अरेंजमेंट में से उसको हटा देते हैं, तो नेवर टुगेदर वाला हमें मिल जाता है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 2 O कभी भी साथ में ना आए ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो हमें कैसा सॉल्व करना है, हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 2 O को साथ में लेके कितने अरेंजमेंट बनेंगे और फिर वो जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उनको टोटल अरेंजमेंट में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो टोटल अरेंजमेंट फाइंड आउट करना जरूरी है। तो आपके पास टोटल ये इस वर्ड के अंदर के सभी लेटर्स को लेके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो वो पहले आप फाइंड आउट करेंगे। सो लेटर्स कितने हैं, 3 6 7 लेटर्स डिवाइडेड बाय कौन कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, सो O 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर इसके बाद में PLATN इनमें से कोई भी रिपीट नहीं होगा। सो टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इतने लेटर्स है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि द 2 O's आर नेवर टुगेदर, 2 O बिल्कुल साथ ना होने के लिए कितने अरेंजमेंट बना सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे when 2 O's are together, 2 O's साथ में होने के कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। सो अगर दोनों O's को साथ में रखना है तो ये 2 का एक ही यूनिट बन जाएगा, है ना। अच्छा दिख रहा है ये, तो ये 2 का एक ही यूनिट बन जाएगा। अब ये 2 का एक यूनिट बन गया तो टोटल लेटर्स कितने हुए, 1 2 3 4, ये एक ही लेटर बन गया है 5 और ये 6,
ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल जब दोनों ओज साथ में रहेंगे उसके लिए कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। सो दोनों ओ को साथ में रखा तो 1 2 3 4 5 और 6, सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर किसी से डिवाइड करने की जरूरत है क्या? तो ये जो दो ओज है वो दोनों लाइक है, इसलिए उन दोनों का 2 फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह अदला बदली कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो सिर्फ 6 फैक्टोरियल ही रहेगा, क्योंकि बाकी तो कुछ रिपीटेशन है नहीं बाकी लेटर्स में। तो दोनों ओज को साथ में रख के आपको कितने डिफरेंट वर्ड्स मिल रहे हैं? 6 फैक्टोरियल। अब आपको जो पूछा था उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपको ये पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग व्हेन द टू ओज आर नेवर टुगेदर, ये दोनों ओ कभी भी साथ में न होने की कितने अरेंजमेंट्स है? सो देयरफॉर टू ओज आर नेवर टुगेदर। सो आप यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर अरेंजमेंट्स व्हेन, और इसके बाद में ये आएगा अरेंजमेंट्स व्हेन टू ओज आर नेवर टुगेदर इज इक्वल्स टू, टोटल अरेंजमेंट कितनी है? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इसमें आप कैसे कर सकते हो इसको? तो इसको आप लिख सकते हो 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है, और माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दो और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 by 2 minus 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 6 फैक्टोरियल, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 by 2 बचा रहेगा। अब आप इसका कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर आएगा ना इसका कैलकुलेशन। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into ये ऊपर का 5, ये वाला 5, हाँ, नहीं तो आपको लगेगा 2 के बाद ये 5 कहाँ से लाया, और डिवाइडेड बाय ये 2, सो 2 विल गेट कैंसिल, और इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ ए। ठीक है, तो इतने एलिमेंट आएंगे, निकाल ही लेते हैं। 15 60 300 1800, सो 1800 इज द आंसर। ये तो गलत हो गया, अच्छा सॉरी, मैंने दूसरा ही देखा, सही है आंसर, मैंने दूसरे क्वेश्चन के आंसर देख लिया, आंसर सही है, 1800 इज द करेक्ट आंसर। मैंने वही सोचा यार आंसर कैसे गलत हो सकता है, तो सही है बिल्कुल, 1800 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। अब इस वाले क्वेश्चन को लॉजिक सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तो आप इसको लिख लेना बेटा पॉज करके। सो बी के अंदर जो पूछा है उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा है कि ये जो वर्ड है आपके पास प्लाटून, तो इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ये अल्टरनेट पोजीशन पर आए, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवेल्स कितने हैं। तो 2 ओ दिए हुए हैं, तो ये वोवेल है और एक ए है, सो ए ओ ओ, ये 3 वोवेल्स हैं, दीज आर द वोवेल्स। वोवेल समझते हो ना इंग्लिश के अंदर वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है और बाकी बचे 21 कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? पी एल टी एन, ये 4 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। सो 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। अब चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अल्टरनेट पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? देखो बहुत से लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि पहले हम कॉन्सोनेंट्स को लिख लिया कॉन्सोनेंट्स को। अब कॉन्सोनेंट्स को लिखने के बाद में आप वोवेल्स को कहां पर अरेंज करेंगे? तो अगर आप शुरुआत यहां से करते हो अरेंज करने की तो गलत हो गए, क्योंकि आप वोवेल्स को ऐसे अरेंज करने लगे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि आपके पास वोवेल्स तो 3 दिए हुए हैं। तो अगर वोवेल्स ज्यादा होते तो फिर ये ठीक था, अगर वोवेल्स कम है आपके पास में तो आप ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट कैसा करना पड़ेगा आपको? शुरुआत वोवेल से नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इससे अगर आपने कर लिया, आपके पास तो 3 ही जगह है जहां पर वोवेल रख सकते हो, तो ये तीनों वोवेल्स आप इन 3 जगहों पर अगर रख देंगे तो ये 2 जगहों पर तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये कॉन्सोनेंट साथ हो जाएंगे, तो अल्टरनेट का तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो जब भी आपके पास जो भी चीज कम है तो पहले उसको ले लो, अगर अल्टरनेशन करना ही है तो सबसे पहले क्या ले लेते? वोवेल्स ले लेते। अब कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स 4 है, तो ये अपने आप यहाँ पर फिट हो जाएंगे, समझ में आई बात।
तो अगर आप पहले कॉन्सोनेंट्स भी लेते थे तो आपको शुरुआत और एंड को छोड़ देना था ना, बाकी 3 जगहों पर आपको वॉवेल्स को रखना था। ठीक है, सो यही आपको यहाँ पर समझना है कि अगर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स को अल्टरनेट पोजीशन पर लाना है तो वॉवेल्स की ये 3 जगह फिक्स रखनी पड़ेगी आपको। तो इन्हीं 3 जगहों में वो आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ कितने अरेंजमेंट उनके बनेंगे आपस में, 3 फैक्टरल अरेंजमेंट बनेंगे। और कॉन्सोनेंट्स आपस में चेंज हो जाएंगे तो उनके आपस में 4 फैक्टरल अरेंजमेंट्स बनेंगे। समझ में आई बात? तो ये जो ऑल्टरनेशन है, तो अल्टरनेट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स कितने बनेंगे, 3 फैक्टरल इनटू 4 फैक्टरल। ठीक है, तो वॉवेल्स को इंटरचेंज होने के लिए 3 जगह है और 3 वॉवेल्स है, तो दे विल बी अरेंज्ड इन 3p3 ways, that is 3 factorial, and 4 consonants will be arranged at 4 different places in 4p4 ways, that is 4 factorial से। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा अच्छा हाँ, ये यहाँ पर एक चीज हो गई ना कि ये जो 3 लोग 3 जगह पर अरेंज होने वाले हैं, इसके अंदर वो रिपीट हो रहा है ना, तो आपको 3 फैक्टरियल को 2 फैक्टरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? ये भूल गया मैं, वो आपका रिपीट हो रहा है ना, इन तीनों को 3 जगह पर ही आप रिपीट ये कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो इन तीनों में कौन रिपीट हो रहा है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टरियल से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज्यादा अरेंजमेंट ध्यान मतलब सिमिलर अरेंजमेंट आप 2 बार गिनेंगे। समझ में आई बात? तो 2 फैक्टरियल से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर रहेगा ये वाला 3 फैक्टरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टरियल इनटू 4 फैक्टरियल। तो ये गलती नहीं होने देना है। ठीक है, मैं फ्लो में भूल गया कि हमारे पास रिपीट होने वाले भी लेटर्स है, जिन 3 वोवेल्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो उन वोवेल्स की तरफ देखो, उसके अंदर हाँ अगर यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता तो फिर 3 फैक्टरियल सही था। अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट्स के अंदर भी अगर कोई रिपीटेड होता तो भी आपको वहां पर डिवाइड करना पड़ता है जितनी बार भी रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही है। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में बी वाले का। तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे जब कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को अल्टरनेट रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 खत्म होता है। आप लोग साइमल्टेनियसली मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो जो परम्यूटेशन के ऊपर के डिपेंडेंट एग्जांपल्स है। ठीक है, परम्यूटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, शुरुआत में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो जो फैक्टरियल नोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज साथ में सॉल्व करते जाएंगे तो और भी बेहतर रहेगा और ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको, मतलब ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब ये है कि अब जो अरेंजमेंट होगा वो लाइन में नहीं होगा, अब सर्कल में अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसका आपको पूरा लॉजिक समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 लेटर्स दिए हुए ABCD। ठीक है, अब ये जो 4 लेटर्स है ABCD, इनको आपको अरेंज करना है सर्कल में। मतलब ये ऐसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं जिनका नाम ABCD है। अब इन चारों को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना है। जैसे खाना खाने के लिए बैठ गए टेबल के ऊपर, तो ये आपका टेबल है और टेबल पे इनको बिठाना है। ठीक है, खाना खाने के लिए। अब इनके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसको हम लोग अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो कितने अरेंजमेंट डिफरेंट बनेंगे हमें यहाँ पर सोचना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली सर्कुलर परम्यूटेशन में सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो पहले समझनी जरूरी है। और वो दिक्कत क्या है कि लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ये घूम सकता है। इसको अगर हम व्हील मान ले और व्हील को अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, तो ऐसे सिचुएशन में लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता था और सर्कुलर में क्या हो सकता था। बेसिकली हमारा टारगेट ये है बेटा कि अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और आपको 4 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में आपको बिठाना है, तो आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ में बिठा सकते हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा जनरल क्वेश्चन ये रहेगा जिसको आप लोग ध्यान में रखना, बाद में हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो जनरल क्वेश्चन मेरे लिए ये है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और इन n ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल में अरेंज करना है, तो आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। सो ये मुझे फाइंड आउट करना है जो मेरा फॉर्मूला रहेगा इन जनरल। ठीक है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो n के n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने की क्या तरीका है, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेके टेकन r एट अ टाइम, r को लेकर उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, फिर रिपीटेशन वगैरह का तो रूल सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें भी रिपीटेशन हो सकता है ना। ठीक है ना, जैसे मैं A B B C D ऐसे ही बोल सकता हूँ।
ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट मुझे करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ये तो रूल जैसे वहां पर है वही सेम है, पहले तो बेस समझ में आना चाहिए कि इन जनरल क्या होता है कि जब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके सामने दिए हुए हो तो हमें क्या करना है, इन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है सर्कल में। तो अब मैं आपके सामने एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने ए बी सी एंड डी इस तरीके से अरेंज किया है। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है। अब अगर आपको डिफरेंट अरेंजमेंट देखना है, जैसे मान लीजिए अगर इस अरेंजमेंट को मैं लाइन में लिखता हूं ए बी सी डी, तो ये 4 ऑब्जेक्ट को लाइन में अरेंज करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। ये दिस इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अब अगर मैं ये जो एबीसीडी अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट मेरे पास है जिसको मैं क्लॉकवाइज वे से देख रहा हूं, तो इसी अरेंजमेंट में अगर मैं बी सी डी ए बोलता हूं, बी सी डी ए, तो देखिए बी सी डी ए लीनियर अरेंजमेंट में तो चेंज हो गया, लेकिन सर्कुलर में जब मैं बी सी डी ए बोल रहा हूं तो वही अरेंजमेंट बना रहा है। अब आपको लगेगा यार सर्कुलर में वही बना रहा है, मतलब क्या? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका पोजीशन रिलेटिवली चेंज नहीं हो रहा, आप समझ रहे हो? मतलब बी के जो नेबर्स है वो ए एंड सी ही है। अगर मैं अरेंजमेंट को बी सी डी ए भी बोलता हूं तो भी बी के नेबर्स वही है, सी के नेबर्स वही है, डी के नेबर्स वही है, ए के नेबर्स वही है, तो उनकी तो पोजीशन जगह पर एज इट इज है। लेकिन जब मैं एबीसीडी बोल रहा था और जब मैं बीसीडीए बोल रहा हूं, दोनों केस में आपका सर्कल में अरेंजमेंट वही बना रहा है, उसको डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन उनको जब मैं लाइन में लिखता हूं तो मुझे 2 डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहे हैं, इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। मैं जब लाइन में लिख रहा हूं इनको, तब मुझे क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट, क्योंकि लाइन में तो ये अलग अलग है, ए फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर बी सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर बी सेकंड पोजीशन पर है, सी है, तो लाइन में तो ये अलग हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको सर्कल में पढ़ रहा हूँ तो सर्कल में तो ये एक ही जगह पर बैठे हुए, बस मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज आगे आगे सर्कल कर रहा हूँ। जैसे मैं इसी अरेंजमेंट में मैं पढ़ता हूँ आगे सी डी ए बी, तो सी डी ए बी ये फिर से वही अरेंजमेंट है, सर्कल के अंदर ये फिर से वही अरेंजमेंट है। उनकी पोजीशन चेंज हुई क्या? पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज होने का मतलब समझ रहे हो क्या? इन लोगों के नेबर चेंज हो गए। सर्कुलर अरेंजमेंट में आपका अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये आपको कैसे समझेगा? तो आपको देखना है कि जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है उनके नेबर चेंज हो रहे हैं क्या, कम से कम एक तो भी नेबर चेंज होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे बोलेंगे आप? समझ रहे हो बात को? अरेंजमेंट तो वही हुआ, क्योंकि पहले ए के बाजू में, ए के लेफ्ट में, जैसे अगर हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं तो ए के लेफ्ट में मेरा राइट है लेकिन ए का लेफ्ट है, तो ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में डी है। तो जब आप ये वाला अरेंजमेंट बोल रहे हो तो उस अरेंजमेंट भी वही हो रहा है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ कैसे, ये क्वेश्चन पैदा होता है। लेकिन साथ में हो क्या रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर वे में जब आप किसी 4 ऑब्जेक्ट को सर्कल में बिठा रहे हो तब एक ही अरेंजमेंट है आपके पास एबीसीडी, जिसको आप बाद में बीसीडीए बोल रहे हो, सीडीएबी बोल रहे हो, और आखिर में मैं बोल सकता हूं डीएबीसी। तो मैं पूरा क्लॉकवाइज घूम के चला आया तो मुझे 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स मिले, लेकिन सर्कुलर सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है जो है एबीसीडी, ठीक है। तो जब आपके पास वन सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, जो मैं पॉइंट अभी बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसी के ऊपर इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपके पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, वन सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, तो वो वन सर्कुलर अरेंजमेंट 4 लीनियर अरेंजमेंट्स को पैदा कर रहा है, जन्म दे रहा है। अगर 4 ऑब्जेक्ट का आपके पास, देखो मैं फिर से बोलता हूं, अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स का एक सर्कुलर अरेंजमेंट है तो वो 4 लीनियर अरेंजमेंट्स को जन्म दे रहा है। अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर, अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता तो वो 5 लीनियर अरेंजमेंट को जन्म देता। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको समझना क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, मान लीजिए मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है और उनको मैंने राउंड टेबल में बिठाया हुआ है खाने के लिए 10 लोगों को। अब जैसे बिठाया है वो एक अरेंजमेंट हो गया, तो वो एक अरेंजमेंट 10 अलग अलग लीनियर अरेंजमेंट को जन्म दे रहा है। कैसे? जो अभी मैंने लिखा है, मतलब 10 लोग सर्कुलर टेबल के ऊपर खाने के लिए बैठे हैं, आप किसी एक को पकड़ के वहां से सर्कुलर गिनना शुरू कर दीजिए, तो आप एक लाइन में उनका अरेंजमेंट लिखते जाइए। जैसे ए से मैंने लिखना स्टार्ट किया, एक लाइन में ए बी सी डी, एक
ये लीनियर एक अरेंजमेंट बन गया। पहले हम ऐसे तो अरेंजमेंट करते थे, लाइन में अरेंजमेंट देखते थे पहले हम, अब हमें सर्कुलर देखना है तो मुझे रिलेटिवली स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके मैं जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो सर्कल में होता क्या है बेटा, सर्कल में जब एक अरेंजमेंट आप बनाते हो तो उस अरेंजमेंट से चार, अगर मान लीजिए चार ऑब्जेक्ट को लेके एक अरेंजमेंट बना है तो चार ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट चार लीनियर अरेंजमेंट को पैदा कर देता है। अगर मान लीजिए पांच ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट होता तो वो पांच लीनियर अरेंजमेंट को पैदा कर देता। ठीक है, तो अब यहां पर सोचना क्या है आपको, यहां पर अब देखिए इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये रिलेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए अगर पोजीशन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का उस जगह से, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वो अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ है, मतलब नेबर अगर चेंज होता है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इसके जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे इन चारों के सर्कुलर वे में, वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो वो हम मान के चलते हैं वो एक्स बन रहे हैं, वो एक्स डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब बोल ही रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनको सर्कल में मैं कितने अलग अलग तरीके से उनके अरेंजमेंट कर सकता हूं, वो है एक्स अरेंजमेंट्स। सो मैं 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एक्स अरेंजमेंट कर रहा हूं यहां पर। चलिए अब ये जो एक्स अरेंजमेंट हो रही है उनमें से एक अरेंजमेंट कितनों को पैदा कर रहा है, 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट पैदा कर रहा है। तो एक्स सर्कुलर अरेंजमेंट कितने लीनियर अरेंजमेंट पैदा करेगा, x इंटू 4। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने क्या कहा, अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट जो अभी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, ये अगर 4 लीनियर अरेंजमेंट को पैदा कर रहा है तो मुझे तो ये निकाल, मुझे लीनियर अरेंजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि इन चारों को मैं सर्कल में कैसे अलग अलग बिठा सकता हूँ, ये मुझे ढूंढना है, कितने अलग अलग तरीके से बिठा सकता हूँ। तो वो तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि भैया x अलग अलग तरीके से मैं इनको सर्कल में बिठा सकता हूं। ठीक है, लेकिन जब आप एक तरीके से इनको सर्कल में बिठाएंगे तो उससे 4 अलग अलग लीनियर अरेंजमेंट्स पैदा हो जाएंगे। तो जब आप इसको x अलग अलग तरीके से सर्कल में बिठा रहे हो तो उससे कितने लीनियर अरेंजमेंट पैदा होंगे, तो x इंटू 4, क्योंकि एक सर्कुलर अरेंजमेंट से 4 लीनियर बन रही है। अब ये कितनी बनती है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट होता तो एक अरेंजमेंट से 10 लीनियर अरेंजमेंट बनती। अरे कळतंय का, समोर असते तर विचारता तरी आला असतं। सिंपली मैं ये बता रहा हूं कि 4 लोग टेबल पर खाना खाने बैठे हैं, आप उनको कहीं से भी गिनना स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अरेंजमेंट आप मान लीजिए, उस अरेंजमेंट से कितने डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो कितने ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट है तो 4 डिफरेंट लीनियर 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट बन गई है। अगर 50 ऑब्जेक्ट होते तो 50 एक अरेंजमेंट से बोल रहा हूं, तो इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं x, तो उनसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स लीनियर अरेंजमेंट पैदा होगी, तो x इंटू 4। ठीक है, अब जो मैंने ये लिखा है ये क्या है, दीज आर द लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेरा टारगेट था मुझे सर्कुलर अरेंजमेंट्स निकालने डिफरेंट, लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, ये आंकड़ा क्या बताता है, ये आंकड़ा बताता है कि जब आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है तो उनको एक लाइन में आप कितने अलग अलग तरीके से बिठा सकते हो, ये वो आंकड़ा है। लेकिन इसका वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने सीख रखा है कि अगर 4 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है तो वो आप 4p4 वे से, अगर सब डिफरेंट है तो 4 फैक्टोरियल वे से आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो ये जो आंकड़ा है वो बेसिकली 4 फैक्टोरियल से मैच करता है, मतलब ये 4 फैक्टोरियल ही तो है, बस आपने अलग तरीके से पहले अज्यूम किया था। आपने क्या किया था, आपने इनको सर्कल में कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, x डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं ये बोला, और फिर इसको x से जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंकड़ा क्या बता रहा है, 4 ऑब्जेक्ट की लीनियर अरेंजमेंट को बता रहा है, लेकिन वो तो 4 फैक्टोरियल है जो कि हमें पहले से पता है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4। मतलब क्या हुआ, मतलब 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ऐसे आप कितने भी एग्जांपल लेके देखो आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है कि आपके पास जितने भी
ऑब्जेक्ट है और उनको अगर आपको सर्कल में बिठाना है, तो अगर मान लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है तो उसमें से 1 लेस कर दीजिए, तो जो भी रहेगा उतने फैक्टोरियल आपको अरेंजमेंट मिलेगा, सर्कुलर, डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल देके समझा। अगर इसको जनरलाइज करना है, मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपको सर्कल में बिठाना है, तो हमें तो पता नहीं कि सर्कुलर कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे, तो मैं बोलता हूं कि x सर्कुलर डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे, x सर्कुलर परम्यूटेशंस बन रहे हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बन रहे हैं? x नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बन रहे हैं, लेकिन एक सर्कुलर परम्यूटेशन पैदा कर रहा है n लीनियर परम्यूटेशन को। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 circular permutation gives birth to n linear permutation। linear permutation हमें ये पता है 1 circular permutation gives birth to n, अगर n ऑब्जेक्ट है तो यहां पर 4 ऑब्जेक्ट थे तो 1 सर्कुलर परम्यूटेशन 4 ऑब्जेक्ट को 4 लीनियर परम्यूटेशन को जन्म दे रहा था। So therefore आपके पास अगर x सर्कुलर परम्यूटेशन है तो that will give x into n लीनियर अरेंजमेंट्स, लेकिन n ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको अरेंज करना है तो वो आप n फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। तो x into n क्या है? n ऑब्जेक्ट्स की लीनियर अरेंजमेंट्स है, और वही आप अलग फॉर्मूले से मतलब n फैक्टोरियल से भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? x is equals to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, दैट इज आपको फॉर्मूला मिला है n minus 1 फैक्टोरियल। तो जब भी आप लोग n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनाना चाहेंगे तो आपको n minus 1 फैक्टोरियल इतनी अरेंजमेंट्स मिलेगी। मतलब अगर 10 लोगों को सर्कुलर टेबल पर कितने अलग अलग वे से आप रख सकते हो, कितने अलग अलग परम्यूटेशन बना सकते हो, तो 10 लोग हैं तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 फैक्टोरियल इज द आंसर। इतना सिंपल है बेटा। ठीक है, अब ये समझ में आई बात। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है सर्कुलर परम्यूटेशन का, जो फॉर्मूला डिराइव किया है, इसको डिराइव करने का, इसको समझने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोनों में से जो सही लगेगा वो आप पिक कर लेना। ठीक है, तो ये एक तरीका था इस चीज को समझने का। अब एक और मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो तरीका क्या है? तो बेटा फिर से यही एग्जांपल मैं लेता हूं। अब मुझे करना क्या था बेटा? मुझे करना था इन चारों को मुझे सर्कुलर कितने अलग अलग तरीके से मैं सर्कल में बिठा सकता हूँ। खाने के टेबल पर, सर्कुलर टेबल पर मैं कितने अलग अलग तरीके से इनको बिठा सकता हूँ। तो ये तो बात हमारे समझ में आ गई थी कि सर्कुलर परम्यूटेशन इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ अगर हम सर्कुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वे से या एंटी क्लॉकवाइज वे से अगर आगे चलते जाएंगे तो वो अलग अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा, जब तक कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो जाती। तो इस बात को ध्यान में लेके आप लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ गया कि अगर आपको इस टेबल पर इन चारों का परम्यूटेशन निकालना है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो, तो एक दूसरे के साथ में रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना जरूरी है। तो आप क्या करो, आप किसी एक को फिक्स कर दो। जैसे मान लीजिए कि ए बंदा जो है, ए वाला जो आदमी है, ए नाम का जो आदमी है, तो उसको आपने एक जगह पर फिक्स कर दिया। अब इसकी सर्कुलर टेबल पर जगह फिक्स की तो इन तीनों को आप अरेंज कर दो। तो 3 लोग 3 पोजीशन पर कितने वे से अरेंज कर सकते हो आप? 3 फैक्टोरियल वे से। तो बात खत्म हो गई, इतने आपको डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेंगे। तो बात तो वही हो गई। वहां पर भी हमने 4 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? 4 - 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल, और यहां पर भी आंसर आ रहा है 3 फैक्टोरियल। तो अगर 4 लोगों की जगह n ऑब्जेक्ट होते तो n ऑब्जेक्ट को सर्कल में कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो ये आपको ढूंढना है। तो n में से एक को फिक्स कर दो, तो बचे कितने? n - 1 बचे। तो n - 1 बाकी जगहों पर, n - 1 जगहों पर कितने डिफरेंट वे से कर सकते हो? n फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल वे से। तो ये समझना ज्यादा आसान है बेटा पहले वाले से, लेकिन दोनों को अगर मिला दो और अच्छी सोच रखो, अगर सोचने की आदत डाल दो तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो देखिए इस वाले वे से तो आपको झट से फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या समझ में आएगी कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। डिफरेंट बोल रहा हूं मैं, उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना।
जैसे ए बी सी डी को मैंने अरेंज करा, सिर्फ ए बी सी डी चारों भी अलग है, तो ऐसे सीन में 4 दिए हुए और 4 के 4 को लेके अगर अरेंज करना है तो n-1 फैक्टोरियल, मतलब 4 दिए तो 3 फैक्टोरियल आंसर रहेगा, 10 दिए है तो 9 फैक्टोरियल, 50 दिए तो 14 फैक्टोरियल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको n दिए हुए हैं और उसमें से r टेकन एट अ टाइम, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं लेकिन टेबल पर एक साथ 6 ही लोग खाने के लिए बैठ सकते हैं। सो 10 लोगों में से 6 लोगों को आपको खाने के टेबल पर अरेंज करना है, तो आप कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा सर्कुलर अरेंजमेंट में। तो वही बात है, यहां पर भी क्या होगा, आप लोग क्या करते हो, यहां पर क्या करते थे हम लोग, n से डिवाइड करते थे ना, तो आप यहां पर क्या करेंगे, r से डिवाइड करेंगे, मतलब आप जितने भी एट टाइम ले रहे हो उससे डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, npr का फॉर्मूला कैसे बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू npr डिवाइडेड बाय, मतलब परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, इसकी बात हो रही है। सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, npr डिवाइडेड बाय r। तो npr का मतलब क्या होता है, npr का तो आपको फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर 10 लोग दिए थे और 6 को करना है, तो क्या होगा उसका 10p6 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 6, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड इनटू 6, ये जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे दैट विल बी द डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब एक और केस इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्या कि जब मैं बोलता हूं, जब मैंने n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर वे में, n ऑब्जेक्ट्स को, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल में इनको कितने अलग अलग तरीके से बिठा सकता हूं, जब मैंने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया, तब वो मैंने फाइंड आउट किया n-1 फैक्टोरियल, इतने अरेंजमेंट हो सकते। तो बेटा इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी अरेंजमेंट शामिल है, ठीक है। तो जब आप अरेंजमेंट्स देखते हो तो ये जो अरेंजमेंट लिखे हुए हैं तो इनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी शामिल होते हैं जब मैं n-1 फैक्टोरियल बोल रहा हूं। लेकिन कई सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि जिनके अंदर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम माना जाता है, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में आप कितने, मतलब सेम, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर डिफरेंट माना जा रहा है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं तब n-1 फैक्टोरियल उसका आंसर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट थे ABCD, मैंने इनको ऐसे, ये मेरा एक अरेंजमेंट है ABCD, मैंने ऐसे बिठाया है, ठीक है। तो ये अगर मैं क्लॉकवाइज वे से इसको गिन रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ABCD। लेकिन मैं जब इसको एंटी क्लॉकवाइज वे से पकड़ रहा हूं तो ये कैसे रहेगा ADCB, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंट माना जाता है, मतलब ABCD एक अरेंजमेंट माना जाता है और ADCB दूसरा अरेंजमेंट माना जाता है जब आप इसको क्लॉकवाइज वे से पकड़ते हो, क्योंकि जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज वे से लेते हो, क्योंकि होता क्या है, जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो, जब आपने क्लॉकवाइज बोला तो ये ऐसे घूम रहा है, और जब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप क्या करते हो, इसको पकड़ के ऐसा कर देते हो। सो जब इसको पकड़ के मैं, मान लीजिए ये रिंग है और रिंग के ऊपर ABCD लिखा है, और इनको पकड़ के अगर मैं ऐसे कर देता हूँ और फिर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनता हूँ, तब मेरा पोजीशन क्या हो रहा है, ADCB बन रहा है, मतलब वही हो रहा है ADCB। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में सर्कुलर परम्यूटेशन में ये होता है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इनको अलग अलग माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया n ऑब्जेक्ट्स का n-1 फैक्टोरियल, तो इसमें बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन कई सारे एग्जांपल में ऐसा होता है कि आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम माना जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से एग्जांपल रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब उनके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम माना जाता है
तब ऐसे सिचुएशन में आपके अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, मतलब उनको अगर आप डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मान रहे हो सर्कल में, तो बिल्कुल आपके आधे बन जाते हैं अरेंजमेंट्स। क्योंकि क्या होता है n-1 फैक्टोरियल में जितने भी अरेंजमेंट बन रहे हैं उनमें से आधे क्लॉकवाइज से गिने हुए रहते हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज वैसे गिने हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहां पर एक बात समझनी है कि अगर आपके जब आप n-1 फैक्टोरियल की बात कर रहे हो तब n-1 फैक्टोरियल के अंदर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी शामिल है, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर कहीं पर यह बोला जाता है कि जो भी आप सर्कुलर अरेंजमेंट बना रहे हो तो उनमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, तब ऐसे सिचुएशन में आपके आधे अरेंजमेंट अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, तो 10 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट परम्यूटेशन आप देखना चाहते हो तो वो बन जाएगा 10-1 दैट इज 9 फैक्टोरियल। तो जब मैं 9 फैक्टोरियल बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जब मैं बोल मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 6 लोगों को खाने के लिए आपने सर्कुलर टेबल के ऊपर बिठा दिया है। अब इन 6 लोगों को आपने खाने के लिए सर्कल के ऊपर बिठाया है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, इनका आपको कितना डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन आप बना सकते हो ये आपको ढूंढना है। तब ऐसे सिचुएशन में आपके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे हैं बेटा, आपके 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितने डिफरेंट अरेंजमेंट, दैट इज 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। सो ये बन रहे हैं 120 अरेंजमेंट्स। तो मतलब आप इन 6 लोगों को सर्कुलर टेबल पर जब खाने पे बिठा रहे हो तो 120 अलग अलग तरीके से आप बिठा सकते हो। लेकिन इन 120 तरीके में 60 तरीके ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज वे से पकड़े हुए रहते हैं और 60 तरीके ऐसे होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज वे से हम लोगों ने कंसीडर किए हुए रहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं n ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं, इनको सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करता हूं, तो वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल। लेकिन इन n-1 फैक्टोरियल में आधे होते हैं क्लॉकवाइज और आधे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये कहा जाता है कि क्लॉकवाइज परम्यूटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस आर सेम, जब इनको हम अलग अलग नहीं मानते तब इनमें से आधे कैंसिल हो जाएंगे। तो जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन आर सेम माना जाता है तब वही उस वाले सिचुएशन में आपके टोटल परम्यूटेशन बन जाते हैं n-1 फैक्टोरियल बाय 2। आपको 2 से तब डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस केस को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप n डिफरेंट फैक्टोरियल्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आप लोग परम्यूटेशंस लिख रहे हो, सर्कुलर परम्यूटेशंस, तो इन जनरल जब कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, या फिर वो एग्जांपल कौन से होते हैं कि जिसमें मेंशन भी नहीं किया हुआ रहता लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम आ रहे हैं, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा जब एग्जांपल आएंगे। लेकिन इन जनरल आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, n ऑब्जेक्ट्स के लिए, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए n-1 फैक्टोरियल। और जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स सेम आती है, जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम आप कंसीडर करते हो, तब उन्हीं n ऑब्जेक्ट को सर्कुलर परम्यूटेशंस रहेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लेना है आपको, जब एग्जांपल आएगा तभी भी मैं ये चीज आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट जाते हैं कि रिपीटिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसे होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, तब आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास A B C D A B इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स, तो आपको इन 6 ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर परम्यूटेशन करना है, ठीक है। तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को आपको सर्कल के अंदर कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। तो अगर यहां पर रिपीटिशन नहीं होता, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हुआ रहता, तब आप लोग क्या करते, उसको 5 फैक्टोरियल वे से लिखते, क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स है तो 6-1 दैट इज 5 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि यहां पर A 2 बार रिपीट हुआ है और B 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है 6, तो 6 में से 1 चला जाएगा दैट इज 5 फैक्टोरियल बचेगा। लेकिन इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, दैट इज A 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से और B 2 बार रिपीट हुआ है तो वो भी 2 फैक्टोरियल से,
ठीक है, तो ये रूल तो सेम है जो हम लोग वहां पर देखते थे, लेकिन सिर्फ वहां पर क्या करते थे, लीनियर अरेंजमेंट में क्या करते थे, लीनियर अरेंजमेंट में अगर 6 आपके पास लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करते थे। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि 6 में से एक लेटर को कम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट करें तो सर्कुलर में एक को फिक्स करना होता है, इसलिए बाकी जितने बचे उनका हम लोग परमिटेशन लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे थे वेरिएशंस इसके अंदर, और वही बात होती है जब एनपीआर की होती है, जब आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया है और टेकन r एट ए टाइम की बात करते हैं हम लोग, तब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, npr डिवाइडेड बाय r था। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए इसके अंदर npr डिवाइडेड बाय r था, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट p टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम लोग p फैक्टर से डिवाइड करेंगे उसको, इस फॉर्मूले के अंदर ओरिजिनल फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, p फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो भी केसेस है, जब पर्टिकुलर एग्जांपल आएगा तब मैं आपको ये चीज फिर से बता दूंगा, लेकिन समझने वाली बात क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज, कि जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और आपको उन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर परम्यूटेशन में रखना है, मतलब सर्कल के अंदर उनका अरेंजमेंट करना है, तो तब फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे डिराइव किया था, तो ये चीज हमें देखनी थी जो हम लोगों ने अभी डिराइव की है। तो मैं अभी क्या करता हूं, एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करता हूं। तो टाइम मेरे पास वैसे थोड़ा ही बचा है, 5 मिनट का टाइम बचा है, तो उसके अंदर 2-1 एग्जाम्पल डिस्कस हो सकते हैं, तो मैं 2 एग्जाम्पल को लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 से जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 ही एग्जांपल लिखे, क्योंकि इतने टाइम में यही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ टेबल, कितने डिफरेंट तरीके से आप 8 दोस्तों को एक टेबल के अराउंड बिठा सकते हो। ठीक है, अब कितने लोग दिए हुए हैं, जैसे ही बोला जाता है अराउंड ए टेबल, समझना है कि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 8 है, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, अगर 8 पीपल है तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने डिफरेंट सर्कुलर परम्यूटेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो वो बन जाएंगे 7 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स, find the number of distinct ways for the host to sit with them around a circular table। पहला क्वेश्चन, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, how many of these ways have two specified persons on either side of the host। एक आदमी है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जिसको होस्ट कहा जाता है। होस्ट का मतलब होता है कि जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। अब उसने पार्टी के अंदर 20 लोगों को बुला रखा है, there are 20 participants which are participating in the party। अब जिसने पार्टी रखा है वो एक, और जितने लोग बुलाए हैं वो 20, तो टोटल लोग बने 21। देखो बहुत बार बच्चे इसको सॉल्व करते समय भूल ही जाते हैं होस्ट को। देखो जिसने पार्टी दी है उसी को भूल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो बहुत से लोग जिसने पार्टी दी है उसको भूल जाते हैं और इन 20 लोगों को ध्यान में रखते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं 19 फैक्टोरियल। उनको लगता है कि 20 लोगों को अराउंड ए टेबल आप लोगों को अरेंज करना है ना, आपको सर्कुलर टेबल के अराउंड, उनको वो ये सोचते ही नहीं कि क्या पूछा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट टू सिट विद देम अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो होस्ट को तो भूल ही जाते हैं, तो 20 पार्टिसिपेंट है तो उनको लगता है 20 - 1 दैट इज 19 फैक्टोरियल विल बी द डिफरेंट अरेंजमेंट। लेकिन नहीं, देयर आर टोटल 21 पर्सन, होस्ट को भूलना नहीं है। तो अगर 21 टोटल पर्सन है तो 21 - 1 बन जाता है 20। ठीक है, सो 20 फैक्टोरियल इज द टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन। 20 फैक्टर, इतने अलग अलग तरीके से आप होस्ट के साथ इन 20 लोगों को बिठा सकते हो सर्कुलर टेबल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज वेज, अब ये जो 20 फैक्टोरियल वेज आपने लिखे हैं, इनमें से ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज वेज हैव टू स्पेसिफाइड पर्संस ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। होस्ट का मतलब जिसने पार्टी दी थी। अब वो जो 20 लोग आए हैं पार्टी में, उनमें से किन्हीं दो लोगों को उठाना है और होस्ट के ईदर साइड में बिठाना है। मतलब मान लीजिए ये आपका सर्कुलर टेबल है जिसके साइड में वो लोग बैठे हैं सर्कुलर में से,
तो मान लीजिए यहाँ पर आपका होस्ट बैठा है जिसको मैं H से डिनोट करता हूँ। अब उन 20 लोगों में से 2 लोगों को आपको इसके इधर साइड में फिक्स करना है। क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ दीज वेज हैव 2 स्पेसिफाइड पर्संस ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। 2 स्पेसिफाइड पर्संस को आपको होस्ट के साथ बांध के रखना है, तो आप ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो 2 स्पेसिफाइड पर्सन और एक होस्ट, इनको बांध दिया आपने, इनको एक यूनिट मानना है। ठीक है, अब इनको एक यूनिट अगर आप लोग मानेंगे तो टोटल लोग कितने थे आपके पास? 21 थे। 21 में से इन तीनों को एक 1 यूनिट मान के चलना है आपको, तो 21 में से 3 चले गए तो बचे कितने? 18 बच गए आपके पास। ठीक है, अब 18 आपके पास बचे हुए हैं, टोटल 21 में से 3 चले गए 18, और उन तीनों का एक आदमी आपको पकड़ना है, दैट इज +1, तो ये बन गया 19। तो टोटल पीपल कितने हुए आपके पास? इन 3 लोगों को एक कंसीडर करना है, 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, बाकी बचे 18 लोग, तो ये 18 लोग और इन तीनों का एक यूनिट दैट इज 19, टोटल 19 बने। अब 19 में से एक अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो बन जाएगा 18, और 18 फैक्टोरियल विल बी द डिफरेंट अरेंजमेंट व्हेन 2 पर्टिकुलर पीपल, कोई भी 2 लोग हैं जो 2 स्पेसिफाइड पर्संस आर ईदर ऑन द साइड